हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, हमने जो अपने चैनल में ब्लेज़र की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, आज मैं दोबारा से उसकी तरफ आ गया हूँ उसको रिज्यूम करने के लिए। और मैं उसके हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा, अगर आप मुझे साथ साथ फॉलो कर रहे थे तो अचानक से सर कहाँ गायब हो गए और इतने अरसे के बाद दोबारा से आ रहे हैं। मतलब तकरीबन उस प्लेलिस्ट के बीच में 8 से 10 दिन का गैप आ गया। तो बेसिकली इशू ये हुआ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे लैपटॉप के अंदर, जिसकी वजह से कुछ डाटा ज़ाया हो गया, इंक्लूडिंग दैट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। सो इस वजह से फिर चीज़ें थोड़ी सी डिले की तरफ चली गई। बट डोंट वरी, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात इसलिए नहीं है कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स को देखा और उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने प्रोजेक्ट को दोबारा वहाँ तक पहुँचा लिया जहाँ तक हमने काम किया था। बस आपको अगर गौर करेंगे तो नाम आई थिंक सो पहले कुछ और था और अब मैंने ब्लेज़र वाईटी के नाम से इस प्रोजेक्ट को कर लिया। तो बस नाम का डिफरेंस है एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने जो की कि लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट मैंने बनवाया था उसको मैंने बेसिकली .NET 6 पे बनवाया था। तो अब दोबारा से सारी लैपटॉप की सेटिंग करने के बाद .NET 6 पे मेरे पास कुछ थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। डेफिनेटली टेक्निकल इश्यूज़ मेरे एंड पे ही होंगे। तो मैंने और सीरीज़ लेट ना हो इस चक्कर में उनको फिक्स करने से पहले मैंने .NET 8 के ऊपर ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट में वो काम नहीं किया है। अगर आप लोग बिल्कुल मेरे साथ मैच करके चलना चाहते हैं तो आप लोग भी इसी तरीके से कर लें। आप लोग जो है एक न्यू प्रोजेक्ट बेशक क्रिएट कर लें, एक नया सोल्यूशन बना लें ब्लेज़र वाईटी के नाम से, और उसके अंदर एक एपीआई प्रोजेक्ट और एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और ब्लेज़र वेब असेंबली प्रोजेक्ट बना लें और तीनों को .NET 8 सेलेक्ट करके बना लें। उसके बाद जो माइग्रेशंस वगैरह रन करने का काम हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था वो आप इस प्रोजेक्ट में कर लें। बाकी इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट में काम अभी तक कुछ किया नहीं था एक्स्ट्रा, तो एज सच वो आपका कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बतानी थी, आई होप सर को समझ आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने करना ये था, हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे बात छोड़ी थी वो ये थी कि हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जो कि हमारी डेटाबेस के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहा होगा और डेटाबेस के साथ जो है डाटा ला के वहाँ से दिखाने की एबिलिटीज़ रखेगा, डाटा वहाँ पे सेव करेगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली आप अगर अपने एपीआई के प्रोजेक्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे कंट्रोलर का फोल्डर मौजूद होता है। इस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर अमूमन एक डमी कंट्रोलर, एक सैम्पल कंट्रोलर वेदर के नाम से अवेलेबल होता है, जो कि मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि हमने अपना कंट्रोलर बनाना है। तो अपना कंट्रोलर जब आप बनाएंगे तो एक कंट्रोलर बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि आप ऐड पे जाएं, कंट्रोलर पे क्लिक करके और कंट्रोलर पे दोबारा से क्लिक करें और यहाँ से एपीआई को सिलेक्ट करें क्योंकि हम एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक ऐसा कंट्रोलर तैयार हो जाएगा जिसमें सारे एक्शंस आपको खुद डिफाइन करने पड़ेंगे। कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास होती है और उसमें बनाए गए जो मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे एक्शन कहला रहे होते हैं। तो अब मैं एम्प्टी क्रिएट करना चाहूँ और उसके बाद सारे के सारे उसमें खुद लिखूँ तो भी ठीक है। अगर मैं एपीआई कंट्रोलर एक ऐसा बनाना चाहूँ जिसमें रीड राइट के एक्शंस पहले से डिफाइन हुए हुए हैं तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ। इसमें कुछ मुझे पहले से लिखे हुए प्री रिटन एक्शंस मिल जाएंगे, बस वो अंदर से एम्प्टी होंगे और उसके अंदर लॉजिक मुझे अपनी लिखनी होगी। तीसरा तरीका मेरे पास वो है जो कि मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एक एपीआई कंट्रोलर बनेगा जिसके अंदर एक्शंस तो मौजूद होंगे लेकिन वो यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क बनेगा। तो हमने माइग्रेशंस वगैरह रन करके अपना एंट्री फ्रेमवर्क तो सेट किया हुआ ही है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे ज़रा सी भी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा बना हुआ कंट्रोलर मुझे तैयार रेडी फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मैं एपीआई कंट्रोलर विद एक्शन यूजिंग एंट्री फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करके ऐड का बटन दबाता हूँ और ऐड का बटन दबाने के बाद अब ये मुझसे पूछेगा कि जो कंट्रोलर आप बनाना चाह रहे हैं बेसिकली उसके लिए आप मॉडल क्लास कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट की क्लास तो मौजूद है, मैं यहाँ से स्टूडेंट की क्लास जो कि लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में इसको चूज़ कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि डीबी कंटेक्स्ट, तो डेफिनेटली हमने जो ऐप डीबी कंटेक्स्ट बनाया है उसको चूज़ कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि क्या मैं कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट कंट्रोलर कर दूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर आप नाम चेंज भी करना चाहें तो आगे से वर्ड कंट्रोलर मत हटाइएगा, बल्कि पीछे स्टूडेंट की जगह जो मर्जी नाम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। बल्कि बेहतर तो यही होता है कि जो मॉडल क्लास है उसी की बेस पे आपका कंट्रोलर का नाम बन जाए। मैं यहाँ से ऐड का बटन क्लिक कर दूंगा और वेट करूंगा। इन बिटवीन ये मेरे लिए कंट्रोलर बनाएगा भी और मेरे लिए सारा का सारा कोड लिखेगा भी। तो अब हम इसका वेट करते हैं कि हमारे लिए सारा का सारा कोड लिख दे और उसके बाद हम इसको एक्सेस करें।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जनरेटिंग कोड, यानी कि आपके पूरा का पूरा कोड कंट्रोलर का लिखा जा रहा है। मैं आपको कोड दिखाऊंगा भी और आपको वो समझाऊंगा भी कि वो कैसे काम करता है। देखें जी, हमारा कोड जो है वो लिख दिया गया है और स्टूडेंट कंट्रोलर के फोल्डर में तैयार हो चुका है। और अगर हम इस कोड को स्टडी करें तो देखें इसने यहाँ पर क्या किया है कि आपको अगर स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट चाहिए तो आपको एपीआई का एंड पॉइंट एपीआई स्टूडेंट्स पे जाना पड़ेगा, जिससे आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और आपको सारे के सारे स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाया करेगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो API/students/ उसकी आईडी आगे लिखनी हुआ करेगी। तो जब आप लिख के इंटर का बटन दबाया करेंगे तो आपको सारा का सारा डाटा उस स्टूडेंट का मिल जाया करेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपडेट करना है तो उसके लिए पुट का मेथड इस्तेमाल होता है, जो कि आगे हम जाके देखेंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे। और API students 5 इस तरीके से लिखकर तो आप इसको रन किया करेंगे तो आपका ये मेथड रन करते साथ ही आपका वो जो रिकॉर्ड है जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, बेसिकली एडिट करना चाह रहे हैं, वो एडिट हो जाया करेगा। सेम इन केस ऑफ आपके पास डिफरेंट किस्म के डाटा नया सेव करना है तो API स्टूडेंट के ऊपर आप पोस्ट का मेथड चला सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो स्टूडेंट्स में से जिस आईडी के डाटा को डिलीट करना है आप वो आईडी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा एक कंट्रोलर कोड हो चुका है ऑटोमेटिकली, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कंट्रोलर मैं इसको सिर्फ कंट्रोलर को, इस API प्रोजेक्ट को रन करके तो इस कंट्रोलर को टेस्ट करूँ कि क्या ये वाकई मुझे एंड पॉइंट्स के ऊपर से डाटा ला के दे रहा है और ये सारे के सारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से जाकर ब्लेजर API प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे लिए API प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा और मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को रन करके तो मैं देख सकूंगा कि बेसिकली मुझे डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम इसका वेट करते हैं कि प्रोजेक्ट रन हो जाए, उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। देखें जी, अब ये स्वैगर एक तरीके से अभी ज़ाहिर सी बात है क्योंकि APIs का जो है हमारा बहुत ज़्यादा, अगर हम APIs एक बहुत बड़ी दुनिया है तो अगर हम APIs के अंदर चले जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें APIs को स्टडी करने लग जाते हैं तो शायद हमारा ब्लेज़र कहीं रह जाएगा। तो हमने चीज़ों को इस तरीके से लेके चलना है कि हमें जो ब्लेज़र के कंसेप्ट हैं वो डिटेल में समझ आते चले जाएं और जो APIs वगैरह के कंसेप्ट हैं वो भी अच्छे से समझ आ जाएं और इतने समझ आ जाएं कि अगर उनकी डेप्थ में कोई जाना चाहता है तो वो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे ट्यूटोरियल को कहीं और से थोड़ा सा भी स्टडी करके उन चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो स्वैगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप किसी भी API के प्रोजेक्ट को रन करके उसके एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स ये देखें, पहला गेट का एंड पॉइंट है जो कि ये है API/students। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर API/student यानी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके आगे ये चीज़ लिख के चलाऊंगा तो क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो अब मुझे ऊपर से URL से चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसने मुझे इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है स्वैगर ने कि आपने अगर चलाना है इस वाले एंड पॉइंट को API/student तो इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करें और एग्जीक्यूट का बटन दबा दें। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट का बटन दबाया तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखें उसका जो रिस्पॉन्स आया है वो एम्प्टी आया, यानी कि मेरी डेटाबेस में स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो मुझे दे नहीं सका। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको कैंसिल करके बंद कर देता हूँ। इसी तरीके से पोस्ट क्या होता है कि अगर मुझे स्टूडेंट का कोई डाटा अपनी डेटाबेस में सबमिट करवाना है तो मैं यहाँ से उसको डाटा सेंड कर सकता हूँ। इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करके यहाँ से इसमें डाटा डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आईडी कर देता हूँ 1 और जो नेम है वो कह रहा है कि शुड बी स्ट्रिंग, तो डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको अपना नाम लिख देता हूँ हमाद, और इसके बाद मैं यहाँ पे फादर नेम के अंदर जाके MAQBLL मकबूल, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाके मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ। और अगर सेमेस्टर की बात हम करें तो यहाँ पे लेट से मैं 8th कर देता हूँ और ईमेल हम यहाँ पर डाल देते हैं hamad@makbul सॉरी मैं ज़्यादा ही नीचे आ गया। अच्छा हमाद, फिर नीचे हो गया, सॉरी। अच्छा hamad@makbulcourses.com। अच्छा इसके बाद रोल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेट से 5 डाल देता हूँ। अच्छा ये सब लिखने के बाद अब मैं एग्जीक्यूट का बटन दबाता हूँ और देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है, ये चलाता है या नहीं चलाता। अच्छा जी, अब देखें इसने हमें
रिस्पांस में एरर सेंड किया है, एरर 500, यानी कि ये डाटा को शायद वहाँ पे सेव नहीं कर पाया। कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं हमारे बिहाफ पे भी, यहाँ से कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन हम अभी पुट को यहाँ से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो सका, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से भी इसको देख लेते हैं वैसे क्या डाटा आया या नहीं आया। एग्जीक्यूट करते हैं तो डाटा नहीं आया कुछ भी, ठीक है। अच्छा कोई मसला नहीं है अगर डाटा नहीं आ रहा तो, क्योंकि हमने यहाँ से पुट को ट्राई किया, थोड़ी सी ट्राई दी, हम यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो सके डाटा डालने में, तो एग्जीक्यूट फिर कर लेता हूँ मैं वैसे एक दफ़ा। डाटा 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 अच्छा, वो कह रहा है कि जी चेंजिंग्स को सेव करने के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं वो उसकी वजह कुड बी दिस, मुझे क्यों पता चला मैं आपको बताऊंगा। अभी सारा देखते जाएं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देखें ये डाटा अब 201 हो गया, तो बेसिकली आपका डाटा सेफ हो गया। पहले बेसिकली मैं आईडी भी साथ भेज रहा था 1 लिख कर, तो अभी मुझे उस एरर को पढ़ के याद आया कि आईडी तो मुझे भेजनी नहीं है, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट पे, आईडी तो ये खुद लगाएगा। तो ये एक रिकॉर्ड हमारा सेफ हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ। लेट्स से नाम इज़ ABC, फादर नेम इज़ XYZ, और उसके बाद जो फ़ोन नंबर है इसको मैं जाके कुछ भी और नंबर लिख देता हूँ, सेमेस्टर बदल के हम कुछ 5th कर देते हैं, और ईमेल बदल के कुछ XYZ @ और उसके बाद इसको बदल के कुछ 6 कर देते हैं, और एग्जीक्यूट का बटन दबाते हैं दोबारा से। तो ओके जी, अब देखें आईडी नंबर 2 के ऊपर ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे 0 रखा हुआ था ना, तो इसने आईडी नंबर 2 पे जाके डाटा डाल दिया। तो बेसिकली हमने डाटा इंसर्ट एंड पॉइंट्स पे करना शुरू कर दिया। अब मैं एपीआई स्टूडेंट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें मेरे पास 2 रिकॉर्ड जेसन फॉर्मेट के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। जो रिकॉर्ड मैंने सेव किए थे यहाँ पर आ गए। अगर आप इन रिकॉर्ड्स को एसक्यूएल सर्वर ओपन करके उसके मैनेजमेंट स्टूडियो में जाकर, तो जो आपकी डाटाबेस है जब आप उसको खोल के स्टूडेंट की टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे भी पड़ा हुआ पाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे अगर किसी आईडी स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गेट के ऊपर जा सकता हूँ। मैं गेट पे जाकर यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करके यहाँ पे आईडी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने 2 आईडी दे दी और एग्जीक्यूट का बटन दबाया, तो आईडी नंबर 2 पे जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो सामने आ गया, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरीके से मैं यहाँ से पुट का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करके यहाँ पे कोई मैं आईडी दे दूँ, मिसाल के तौर पे आईडी नंबर 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे नए रिकॉर्ड दे दूँ। अब वो जो मैं नए रिकॉर्ड यहाँ पर दूंगा तो आईडी नंबर 2 के ऊपर जो डाटा मैंने यहाँ पे डाला होगा पहले वाला खत्म हो जाएगा और ये नया आ जाएगा, सही है। ये अमूमन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेफ है और अब उसका मोबाइल नंबर बदल गया है, तो हम वो चेंज करना चाहें तो हम उसको एडिट कर लेते हैं कि आईडी वही रहेगी, बाकी डाटा हम चेंज नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं और मोबाइल नंबर नया लिख के एग्जीक्यूट का बटन दबा देते हैं, तो वो सेफ हो जाता है। इसी तरीके से मैं अगर रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको ट्राई इट आउट पे जाकर यहाँ पे जाके लेट से 2 लिखकर एग्जीक्यूट का बटन दबाऊंगा, तो क्या होगा कि जो मेरा सक्सेस का मैसेज मेरे पास आ चुका है, तो मेरा जो बेसिकली आईडी नंबर 2 पे जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। अब मैं वापस गेट पे जाकर एग्जीक्यूट पे जाकर दोबारा से एग्जीक्यूट का बटन दबाता हूँ, तो देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि जो मेरा मेन एक आईडी नंबर 2 रिकॉर्ड था वो मैंने अभी डिलीट कर दिया। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से इसकी एपीआईज काम कर रही हैं। अब इस एपीआई का, हर एपीआई का एक एंड पॉइंट है। अगर आपको एंड पॉइंट गौर से देखना है तो ये देखें, ये आ रहा है रिक्वेस्टेड यूआरएल। इसको अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ टैब में जाकर लिखेंगे और लिखने के बाद इसको इंटर का बटन दबाएंगे, तो देखें वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसके आगे ऐसे करके यहाँ पे 1 लिख के इंटर का बटन दबाएंगे तो आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे आईडी 2 लिखी होती और 2 का डाटा मौजूद होता तो वो भी आ जाता, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास 2 का डाटा मौजूद नहीं है तो इसने मुझे एक एरर थ्रो कर दिया, और वो एरर क्या है, नॉट फाउंड एरर, यानी कि हमें डाटा जो है वो नहीं मिल सका। अगर 2 पे होता तो मिल जाता। तो ये एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर आप एक एपीआई बनाते हैं और उसको बना के एक सर्वर पे होस्ट कर देते हैं, तो वो सर्वर पे होस्टेड एपीआई अपने एंड पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर देती है। आपका कोई भी डोमेन नेम लेट से abc.com/API/students। अब इसके ऊपर मैं जो भी डाटा डाटाबेस में सेव किया होगा एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं /student करके /ID दे के इंटर का बटन दबाऊंगा तो जो भी डाटा मैंने उस आईडी के ऊपर सेव किया होगा वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपको एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं किसी भी डाटाबेस के ऊपर डिफाइन हुए हुए, और उन एंड पॉइंट्स के थ्रू आप डाटाबेस में डाटा डाल भी सकते हैं, आप डाटाबेस से डाटा निकाल भी सकते हैं, और डाटाबेस के अंदर
सारा डाटा निकालें या किसी स्पेसिफिक डाटा को जो है सर्च करके निकालें, ये सारी इख्तियार आपको मिल जाते हैं। तो अब इन एंड पॉइंट्स को, जैसे कि हमारे पास ये गेट का एंड पॉइंट्स आ गया, इसी तरीके से हमारे पास एक पुट का एंड पॉइंट है, हमारे पास एक बाय आईडी सेलेक्ट करने का जैसे 1, ये एंड पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम अपनी जो ब्लेजर एप्लीकेशन है वहाँ जाके कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे, और इन एंड पॉइंट्स को जब हम लिखा करेंगे तो जब हम बगैर आईडी के गेट को कॉल किया करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं वो ये सारे के सारे हमें मिल जाया करेंगे इस फॉर्मेट में। हम इनको उठा के HTML के टेबल फॉर्मेट में शो कर लिया करेंगे। जब हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना हुआ करेगा तो हम एक आईडी की बेस पे जो है एंड पॉइंट्स के ऊपर आईडी भेजा करेंगे और वहाँ से रिकॉर्ड हमें आ जाया करेगा और वो हम एक टेबल की शक्ल में से शो कर लिया करेंगे। ऐसे ही हम डिलीट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे। तो बेसिकली हमने एक API का प्रोजेक्ट बनाया और उसके साथ एक स्टूडेंट का टेबल लिंक किया और उस स्टूडेंट के टेबल के ऊपर हमने API के तमाम एंड पॉइंट्स डिफाइन कर लिए, करड के तमाम एंड पॉइंट्स डिफाइन कर लिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, हम ये सारे काम कर सकते हैं स्टूडेंट के टेबल के ऊपर थ्रू एंड पॉइंट्स। ये चीज़ डिफाइन हो चुकी है। अब इसके डिफाइन होने के बाद इन एंड पॉइंट्स को हम अपनी ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर यही चीज़ बतानी थी कि किस तरीके से आप एक कंट्रोलर बनाते हैं और एक कंट्रोलर किस तरीके से आपके API एंड पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर देता है, जिन एंड पॉइंट्स के ऊपर से आप डाटा ले सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं, डाटा सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो अब हम इन एंड पॉइंट्स को जो है इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपनी ब्लेजर ऐप के अंदर अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर से। बस इसमें आप कुछ चीज़ें याद रखने वाली जो है, गेट का मतलब आप इस एंड पॉइंट्स के थ्रू, गेट वाला एंड पॉइंट हमेशा ये बताता है कि आप इस एंड पॉइंट के थ्रू सारा डाटा गेट कर सकते हैं। पोस्ट का मतलब आप इस एंड पॉइंट के थ्रू डाटा वापस भेज सकते हैं। अब देखें, गेट का और पोस्ट का एंड पॉइंट बिल्कुल सेम है देखने में, लेकिन क्या होता है कि जब आप पोस्ट के फंक्शन के थ्रू इस एंड पॉइंट को बुलाते हो तो डाटा पोस्ट होने लग जाता है, जब गेट के फंक्शन के थ्रू इस एंड पॉइंट को बुलाते हो तो डाटा जो है वापस गेट होने लग जाता है। फिर इसके बाद आपके पास एक और गेट है, लेकिन इस गेट के आगे एक प्लेस होल्डर लगा हुआ, यानी कि आप इसमें आगे फॉरवर्ड / के बाद आईडी पास कर सकते हैं, यानी कि जो आईडी आप यहाँ पे दोगे उसी आईडी का डाटा गेट होगा। पुट का मतलब क्या है कि जो आईडी आप यहाँ पे दोगे उस आईडी का डाटा आप एडिट कर सकते हो, और डिलीट का मतलब क्या है, आप जो आईडी दोगे उस आईडी का डाटा डिलीट कर सकते हो। तो ये एंड पॉइंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5। इन 5 के 5 एंड पॉइंट्स को अब हम अपनी ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर कंज्यूम करना सीखेंगे, और उनको वहाँ पे कंज्यूम करने के बाद फिर उस पर कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स इस तरीके से लगाएंगे कि एक नॉर्मल इंसान जो है जिसने लॉग इन किया हुआ है वो जो है गेट, पोस्ट और डिलीट और पुट सारा कुछ कर सके, लेकिन जिसने लॉगिन नहीं किया हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डाटा देख सके। ये चीज़ें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ये भी हम वहाँ पे देखेंगे यूजिंग ऑथ सिस्टम। तो अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, और मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग भी दोबारा से यहाँ तक अपनी APIs का प्रोजेक्ट रेडी कर लेंगे और API पॉइंट्स को कंज्यूम करना सीख लेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलेंगे अपनी वेब असेंबली के ब्लेजर वेब असेंबली में, और वहाँ पर जाके इसके साथ काम करेंगे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।